हेलो फ्रेंड्स। सर्टिफाइड फैमिली न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स में आपका फिर से एक बार मैं डॉक्टर दत्ता आम्बेकर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने देखा कि डाइट साइकोलॉजी क्या होती है, डाइट के साथ क्लाइंट को अडर रहने के लिए क्या साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती है। और हम डाइट रेडी टेस्ट हमने देखा कि डाइट रेडी टेस्ट कैसे लेना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा, वो कौन सा था? क्लाइंट्स हिस्ट्री, हाउ टू टेक द क्लाइंट्स हिस्ट्री। और होप कि आपने ये चैप्टर्स एंजॉय किए हैं और अपना नॉलेज बढ़ाया है। यदि अगर आपने ये चैप्टर्स अभी तक देखे नहीं है, लर्न नहीं किए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पीछे जाके चैप्टर लर्न करिए। और हम एक्चुअल न्यूट्रिशन में एंटर कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की स्टडी थियोरेटिकल विथ प्रैक्टिकल। जो हम डाइट प्लान बनाते हैं तो वो कौन से बेसिस पे बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो अब हम जानने वाले हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आज हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के सोर्सेस क्या है, प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या है बॉडी में, और प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है। हमने डाइजेशन अभी जैसे देखा, तो डाइजेशन प्रोटीन का कैसे होता है? जैसे कि चिकन है, चिकन में अराउंड 30% 40% प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन हमारे पेट में जाने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद कैसे ब्रेक डाउन होता है, उसका डाइजेशन कैसा होता है और एब्सॉर्प्शन कैसा होता है, प्रोटीन कौन कौन से है, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए मैं आपको मेरे स्क्रीन पे लेके जाता हूं। व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स क्या है? व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटोस इस प्रोटियोस, इस वर्ड से प्रोटीन का नाम आया है। मीनिंग क्या है प्रोटोस का? प्रोटोस का मीनिंग है प्राइमरी या सीट, फर्स्ट सीट। तो ये प्राइमरी क्यों है? प्रोटियोस मींस, ये लैटिन वर्ड है प्रोटीन्स, प्रोटियोस। ये 1838 में ये वर्ड आया है प्रोटियोस। और इसका जो मतलब है वो है प्राइमरी। तो आपको अभी पता चला होगा कि हम, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशन वाले प्रोटीन खाओ क्यों कहते हैं, या प्रोटीन को इतना मेडिकल फील्ड में भी इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि लैटिन से ही 1838 से ही, या आयुर्वेदा में भी, जब हम आयुर्वेद का संदर्भ लेते हैं तो आयुर्वेदा में भी समानेन समानस्य वृद्धि, यानी जब हम मीट खाएंगे या नॉनवेज खाएंगे तो मांस की वृद्धि होती है, मांस खाएंगे तो मांस की वृद्धि होती है, या प्रोटीनस फूड खाए तो खाने के बाद हमारा जो प्रोटीन सदृश्य जो बॉडी में पार्ट है, जो मांस है, तो वो जो मसल्स है वो मसल्स बिल्डअप हो जाएंगे। ये पहले से ही पता था, मगर 1838 से उसको प्रोटीनस, प्रोटियोस यानी प्राइमरी नाम दिया है। अब इसका ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। इसे हम इसेंशियल क्यों कहते हैं? आर दी प्रोटीन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इसको। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी ये बॉडी है तो इसमें छोटे 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 जो सेल्स है, तो मैक्सिमम पार्ट्स सेल्स का या बॉडी का बनता है स्ट्रक्चरल, क्या होता है? प्रोटीन होता है, वाटर छोड़ के। तो ये स्ट्रक्चर जो बॉडी को मिलता है, जो बोन से स्ट्रक्चर मिलता है, मगर बोन भी प्रोटीन, भी प्रोटीन ही होता है बोन में भी। आगे चल के हम देखेंगे कि प्रोटीन का क्या क्या फंक्शंस है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, और ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे हैं। अराउंड 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में होते हैं। गाइस, यू डोंट बिलीव इट, 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हम तो अभी तक मेन जो प्रोटीन्स है 20 जो अमाइनो एसिड्स है उससे प्रोटीन्स बनते हैं, ये अभी तक सुना है। इसेंशियल नॉन इसेंशियल बनते हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं या प्रोटीन होते हैं, ये अभी तक सुना है। मगर 10,000, क्योंकि इतने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है इसमें कि कितने भी प्रोटीन्स वो बॉडी बना सकती है, मगर
अराउंड 10,000 प्रोटीन हमारे बॉडी में अलग अलग होती है, मगर बेसिक प्रोटीन जो है वो कितने हैं? 20। बेसिक जो प्रोटीन्स है वो 20 टाइप्स के हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा? क्या कैसे होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर? ये आपको क्यों समझना चाहिए? क्योंकि आप जब फूड खाते हैं तो उसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमें समझ में आना चाहिए कि ये कैसे बनता है। ये केमिस्ट्री, थोड़ी केमिस्ट्री, ज्यादा तो नहीं, मगर बेसिक केमिस्ट्री एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को पता होनी चाहिए कि वो जब फूड हम खाते हैं तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने 6th 7th में भी पढ़ा होगा कि ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, ये है कार्ब्स। कार्बन का जो कुछ भी ये स्ट्रक्चर है या आइटम है, ये मैक्सिमम फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बन का मॉलिक्यूल, ये एटम है, इसे एटम कहते हैं। तो ये जो एटम है कार्बन का, उसको ये दो कार्बन के एटम हैं, ये साइड में दो ऑक्सीजन के एटम हैं, ये जो दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन के एटम है, और ये हाइड्रोजन का एटम है। ये और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन यानी N2, ये दो नाइट्रोजन है ना, एक NH2, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन है, तो इसको लिखते हैं NH2। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है या केमिस्ट्री पता है, साइंस के है, उनको पता है। फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें मेन क्या होता है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा होता है यह NH2 ग्रुप। इसे अमाइनो ग्रुप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। इतना ही ध्यान रखना है कि प्रोटीन को जो एक चेन होती है प्रोटीन की, या प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें एक अमाइनो एंड होता है, ये अमाइनो ग्रुप है, और दूसरा है एक कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये आर ग्रुप। ये जो है आर क्या होता है? एक साइड चेन। इसी से प्रोटीन, ये सब स्ट्रक्चर सेम होता है, ये जो स्ट्रक्चर है सेम होता है, एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। और ये अल्फा कार्बन होता है, जिसको अल्फा कार्बन को क्या अटैच होता है? ये आर ग्रुप, जिससे कि वो प्रोटीन डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आर ग्रुप अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे कि वो अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर ले लेता है, तो उसको हम प्रोटीन का चेन कहते हैं। तो ये और डीप में जाने के बाद, जब एक अमाइनो एसिड का, अभी जब हमने देखा, तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स जब अलग एक बॉन्ड से, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? एक एटम होता है, एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल। ये एक एटम है, एक एटम है, एक एटम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है आपको पता है? ये H है, ये H है, और ये O है। तो ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये H2O बनता है। एक ये एक एटम है, ये एक एटम है, एक एटम है, और ये बन गया H2O मॉलिक्यूल। वैसे ही एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि सेल्स मिलते हैं, सब हम सेल्स जब अलग अलग सेल्स कनेक्ट होते हैं तो उसे टिश्यू बनते हैं। अलग अलग टिश्यू जब एक होते हैं तो उससे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से सिस्टम बनती है। वैसे ही ये एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये देखिए, अभी जब जो हमने देखा था, एक ग्रुप है अमाइनो का, ये है अमाइनो ग्रुप, ये N टर्मिनल है। और दूसरा, ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स ही, या अमाइनो के जो एटम्स है वो इंटरकनेक्टेड है, C C C C C। और लास्ट में जो हमने देखा था वो कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल, ये अमाइनो ग्रुप, और बीच में होते हैं अमाइनो के जो जो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है, अमाइनो के ही या प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं पेप्टाइड चेन से। इसीलिए ज्यादा पेप्टाइड चेन, ज्यादा बड़ी चेन होने के बाद, जब ये पेप्टाइड चेन से अलग एक संध होते हैं, तब उसे कहते हैं पॉली। पॉली मीन्स मेनी पेप्टाइड चेन।
ये पेप्टाइड चेन होती है, ये पेप्टाइड चेन होती है, ये पूरी। और पॉली पॉली यानी मेनी है, इसीलिए इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप जो भी हम 20 अमाइनो एसिड्स देखेंगे या प्रोटीन, अभी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। प्रोटीन को हम अमाइनो एसिड्स की चेन भी कहते हैं, राइट। तो अब देखेंगे ये ग्रुप हो गया, ये प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे होती है। अब जब ये स्ट्रक्चर और थोड़ा सा माइक्रो या स्ट्रक्चरल इसमें जाएंगे, तो इसमें कार्बन का एक एटम होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये तकरीबन आपको दिख रहा है, ये जो है ये है एचबी प्रोटीन। एचबी आपने नाम सुना है, वो जो खून में होता है एचबी, तो इसे इसमें होते हैं प्रोटीन। एचबी एक प्रोटीन ही है। उसका क्या काम है एचबी का? कैरिंग द ऑक्सीजन एंड स्टोरेज ऑफ आयन। एचबी क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है और आयन की स्टोरेज करता है। तो आप जब खून कम हुआ, एनीमिया हुआ, ऐसा जब क्लाइंट्स कहेंगे या डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, तो ये प्रोटीन कम होने की वजह से, ये एचबी कम होने की वजह से ये दिक्कत 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 आ सकती है। तो इसमें अलग अलग चेन होते हैं। ये है आर ग्रुप और ये है नॉर्मल अपना जो मैंने अभी दिखाया आपको वो प्रोटीन। और ये आर ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं। और ये हो गए दो, एक अमाइनो एंड और एक कार्बोक्सिलेल एंड। तो अभी शायद आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर धीरे धीरे समझ रहा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये रिपीटेशन कर रहा हूं कि और माइक्रो लेवल पे आप समझ जाए अभी। और वैसे ही जो जैसे वो फिगर में बताया था, सेम फिगर है, मगर ये जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं ये अमाइनो एसिड्स की। एक वैलिन है, थ्रियोनाइन है, अलाइन है, ग्लाइसिन है, सेरिन है, ये इंटरकनेक्टेड है। और ये सब ग्लूटामाइन है, ये सब एक चेन है प्रोटीन की। इसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें कोई अब हम BCAA नाम आप बहुत बार सुनते हैं, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स। तो ये BCAA ही है, ये सब BCAA है, ब्रांचड चेन अमाइनो एसिड में। ये जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसेंशियल अब हम देखेंगे ये अलाइन है, ये वैलिन है। BCAA आप लेवल पढ़ के, लेवल देख के आप जो BCAA का होता है, तो वो वहां पे लिखा रहेगा ये वैलिन है, ये ल्यूसिन है। ये कौन से ल्यूसिन है, कौन से वैलिन है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि अभी वैलिन का केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, ये प्रोटीन जैसे अभी तक हमने देखा था सेम है वैसे का वैसा। ये आर चेन है, आर चेन सबकी अलग अलग है, बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम है। आपको दिख रहा होगा आर चेन सिर्फ अलग अलग है और बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। ये और ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं कि इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि ये आर ग्रुप जो है उसके ऊपर ही उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं, बाकी अमीनो एसिड्स सेम होते हैं। समझ में आया? होप कि ये समझ में आया होगा। और ज्यादा और स्ट्रक्चर में न जाते हुए हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स का रोल ऑफ प्रोटीन्स इन आवर। प्रोटीन का क्या रोल है बॉडी में और प्रोटीन क्यों जरूरी है बॉडी में, तो एक एक हम देखेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फिगर में ही समझ में आता है। पहला क्या है? मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग है, ये मसल बिल्ड क्या काम करते हैं? ये है बेलीज, ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप है। एक्टिन और मायोसिन ये कॉन्ट्रैक्टाइल और ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मसल का और एक्सटेंशन भी करते हैं। तो ये यहाँ पे काम करने के लिए एक्टिन और मायोसिन ये प्रोटीन काम करते हैं, राइट। तो पहले है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये बालों से लेके नाखून तक, बालों में ज्यादा प्रोटीन ही होता है, नाखून यानी नेल्स प्रोटीन के होते हैं, मसल्स प्रोटीन के होते हैं, बोन्स में भी ज्यादा प्रोटीन होता है, ऑर्गन्स में भी प्रोटीन होता है। लीवर में 30% प्रोटीन होता है, मसल में 30% प्रोटीन होता है, बोन्स में 20 to 25% प्रोटीन होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर प्रोटीन के होते हैं, इसलिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सेकंड है
रिसेप्टर्स, ये रोडोप्सिन वगैरह जो रिसेप्टर्स है, ये क्या काम करते हैं? रिसेप्टर्स यानी क्या है? अपने बॉडी में जो जीन्स होते हैं या सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। और वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? अलग अलग अपने कोड्स जब डिकोड करने के लिए भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो वो रिसेप्ट होने के लिए एक अलग प्रोटीन ही होता है, उसे कहते हैं रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स भी प्रोटीन, आरएनए, मैसेंजर्स, ये सब प्रोटीन ही होते हैं। ये डीएनए, आरएनए भी ये एक टाइप की प्रोटीन ही है। देन हार्मोन्स, अपने बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके अपने पेट में जो कुछ भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेट होने वाले ग्रोथ हार्मोन्स, देन थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड से सिक्रेट होते हैं, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला TSH या थायराइड हार्मोन है, देन एड्रेनालिन हार्मोन है। तो ये सब हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है, प्रोटीन ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यदि अगर प्रोटीन कम हुए तो फिर हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा और अपनी बॉडी में जो एक होमियोस्टेसिस रहता है हार्मोन से, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। देन इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स के ही बनते हैं। जैसे कि जितने भी अभी जब वैक्सीन देते हैं, और वैक्सीन से, वैक्सीन क्या होती है? एक एक्टिव वैक्सीन क्या होती है? एक एटीन्यूएटेड वायरसेस या बैक्टीरिया, जो हम टारगेटेड वायरस है, समझो अब कोविड का वायरस था, तो कोविड में जब कोई कोविड की वैक्सीन क्या होगी? अब देखेंगे कोविड-19 का जो वायरस है उसको, उसके जो सेल है, तो वो सेल को, कोविड वैक्सीन के वायरस के सेल को, जो आरएनए या उसकी वॉल होती है, सेल की वॉल, ये कोविड वायरस है समझो, तो ये उसकी सेल निकालते थे। सेल निकाली जाती है, सिर्फ अंदर के आरएनए या उसको जिंदा नहीं रखा जाता। तो ये सेल का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकालते हैं और बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब सेल वॉल बॉडी में जाती है तो अपने बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज उसको कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी के। और कोई तो फॉरेन बॉडी आई है, उसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी तैयार होते हैं, एंटीनोजेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। सॉरी, अपने बॉडी में जब कोई फॉरेन बॉडी आती है, बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, अब कोविड का वायरस आया, तो उसके अगेंस्ट एंटीनो जो एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस क्या करते हैं? एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? अगेंस्ट फाइटिंग द बॉडीज विच फाइट्स और एनगल्फ द फॉरेन बॉडीज, जो वायरसेस होती है, बैक्टीरिया होती है, जो स्मॉल स्मॉल कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस या प्रोटोजोआ होता है, तो वो मारने के लिए वो एंटीबॉडीज क्रिएट होती है, और वो एंटीबॉडीज इसके वॉल के अगेंस्ट क्रिएट होती है। यदि अगर एंटीबॉडीज क्रिएट होने के बाद वो वैसे वैसे, वो अभी ये तो सिर्फ वॉल है, ये हार्मफुल नहीं है, मगर जो कुछ भी आरएनए डिकोडेड है वहां पे, तो वो अपने जो कुछ भी आरएनए वहां पे डिकोडेड है, वो अपने मेमोरी में जो इम्यूनो एंटीजेंस के या इम्यूनोग्लोबिन्स है, तो वो मेमोरी स्टोर होती है, वो लोकल मेमोरी होती है। जब कभी वैसे दिखने वाले कोई स्ट्रक्चर के वायरसेस या जीव अंदर एंट्री करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सेम है, इसको ए कहते हैं समझो, जो वायरस है ए एक कोडिंग है, और ये अंदर जब चले जाते हैं तो बी एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं इसको मारने के लिए। और यहां पे जब आगे कभी एक 3 महीने 4 महीने में ये जैसे कोई आ जाएगा, ये यानी ये कोविड का एक वायरस का स्ट्रक्चर है, राइट? कोविड का एक्चुअल वायरस नहीं है, सिर्फ उसका एक स्ट्रक्चर है जो कि अंदर हमने
इंजेक्ट किया है और उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रेडी है, राइट। तो फिर एंटीबॉडीज तो वैसे के वैसे वहां पे डॉर्मेंट फेज में जाती है जब ये इसको खत्म करती है ये स्ट्रक्चर को। तो बाद में जब रियल वायरसेस अंदर एंट्री करेंगे तो ये तो रेडी है एंटीबॉडीज और ये इसको एनगल्फ करेंगे, राइट। और हमारा जो कुछ भी इम्यूनिटी हमारी बढ़ गई या वो वायरस को वहीं पे खत्म कर देंगे। इस तरह से ये इम्यूनोग्लोबिन्स जो है काम करते हैं और ये इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। ये था इम्यूनोग्लोबिन कैसे बनते हैं। आया समझ में? होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने ये हो गया। फिर ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ट्रांसफर, अब ट्रांसपोर्ट भी करता है। प्रोटीन्स क्या क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन है एचबी, जब हम एचबी देखते हैं कितना है एचबी, अब 10 चाहिए मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम से ज्यादा एचबी चाहिए। जितना ज्यादा एचबी है, ज्यादा यानी 20 से आगे नहीं चाहिए, वो बैलेंस ही चाहिए। तो ये एचबी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड आयन टू द डिजायर्ड और टारगेटेड सेल्स। जहां पे सेल्स को हर जगह, सेल्स अपनी ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन तो हर सेल को चाहिए, तो जहां जहां खून जाता है, हर जगह पे खून जाता है या ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, तो ब्लड में से ट्रांसपोर्टेशन का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। ये एक टाइप का प्रोटीन ही है। जब प्रोटीन कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। फिर एंजाइम्स, कुछ केमिकल एंजाइम्स रोबिस्को जैसे, वो केमिकल रिएक्शन के लिए काम करते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजेन है। ये एंजाइम्स है जो बॉडी में फूड ब्रेक डाउन करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस करते हैं, और जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो एब्सॉर्प्शन है, बॉडी का बैलेंस है, तो सब ये ट्रांसपोर्टेशन है, मैसेज ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, तो इसमें सब एंजाइम्स काम करते हैं। और ये एंजाइम भी एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं, इसलिए प्रोटीन इतने इंपॉर्टेंट है। देन स्टोरेज, अभी जैसे मैंने कहा कि एचबी में फेरस भी स्टोरेज होता है, फेरस यानी आयन। जब हम एचबी कम हुआ तो क्या खाने लगाते हैं? आयन की चीजें, जिसमें आयन है, पालक वगैरह। तो वो क्यों? एक स्टोरेज कहाँ पे होता है? प्रोटीन में होता है। आप आयन खिला रहे हैं और प्रोटीन ही कम है, तो आयन स्टोर होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए हम प्रोटीन के साथ में आयन देते हैं या आयन की सोर्सेस देते हैं। तो ये स्टोरेज का भी काम करता है। ये स्पाइडर सिल्क स्ट्रक्चर स्किन के अंडर या कहीं पे जो कार्टिलेजेस होते हैं, या जिस जगह पे हमारा कोई कहीं कट हो गया, तो कट होने के बाद जब वहां पे एक नेचुरल सूचरिंग हो जाती है, तो ये स्पाइडर सिल्क स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी प्रोटीन से ही बनता है। अपनी बॉडी की स्किन जो है पूरी प्रोटीन से ही इंटरकनेक्टेड होता है, जो स्पाइडर सिल्क स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये सब प्रोटीन के फंक्शंस है। अभी बैलेंस फ्लूइड एंड एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ब्लोस्टर इम्यून हेल्थ, फूड, अपना जो फ्लूइड बैलेंसेस है तो वो भी प्रोटीन से होता है। कभी कभी आपको डाइट देने के बाद 1-2 दिन में फोन आता होगा, क्लाइंट का फोन आ जाएगा कि कहीं कहीं मेरा एक तो आंखों के नीचे स्वेलिंग आ रही है, या कोई बोलेंगे कि मेरा फेस जो है डिहाइड्रेट हुआ है, डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है। तो ये फ्लूइड इम्बैलेंस होने के बाद यदि अगर आप कभी कभी ज्यादा प्रोटीन का डोज देते हैं तो फ्लूइड बैलेंस कम हो जाता है, हाइपोप्रोटीनियमिया में, या प्रोटीन कम होने के बाद भी स्वेलिंग या पफिनेस आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, इसलिए पफिनेस आ जाती है। तो ये प्रोटीन के फंक्शंस है।